कंचनपुर नामक गांव में हरियाली और चहल पहल हमेशा बनी रहती। यह गांव सादगी और हरियाली से भरा हुआ था। उस गांव में रामलाल का एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में उसकी पत्नी मीना और एक 8 साल का बेटा था। रामलाल का अपना कोई खेतीबाड़ी नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। इतनी मेहनत के बाद भी मदन 2 वक्त की रोटी जुटाने में असमर्थ था। सर्दी की ठंडी रात और दिसंबर का आखिरी दिन चल रहा था। सभी लोग अपने घरों में बैठकर नए साल की तैयारी में लगे हुए थे। उनके घर में उस दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मीना, ऐसा क्यों है कि मेरे इतने मेहनत करने के बाद भी मैं अपने बेटे को एक अच्छी कपड़े भी लेकर नहीं दे सकता हूँ, और ना ही तुम दोनों को अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूँ। मैं तो अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं जुटा पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि यह नया साल भी हमारा इसी तरह से गुजरेगा। अजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हमारे पास जो भी है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और आप देखिएगा इस नए साल में हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा। उनके घर देर है पर अंधेरा नहीं। आप ज्यादा घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हमें अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करनी चाहिए। उनका बेटा भूख से परेशान था, मगर माता पिता की बातें सुनकर वह चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उनके दरवाजे पर एक गरीब साधु आवाज देती है। इस समय इतनी ठंड में कौन हो सकता मीना? मैं जाकर देखता हूँ। इतने रात गए इस गरीब के घर कौन आया है? जब रामलाल दरवाजा खोलकर देखा है, तब एक गरीब साधु उनके दरवाजे के पास खड़ी था। साधु उससे उम्मीद भरे निगाहों से देख रहा था, शायद ये हमारी मदद करे। तब रामलाल उससे कहता है, आप कौन है साधु बाबा, और आप इतनी रात गए मेरे घर आए? कोई बात है क्या साधु महाराज? बेटा, मैं इस गांव में भीख मांगने के लिए आया था। मैं पास के गांव में रहता हूं, मगर मुझे इस गांव में बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ रही है। तो क्या तुम आज रात मुझे अपने घर में रहने दोगे? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए इस ठंड भरी रात में घर जा नहीं सकता हूँ। रामलाल बूढ़े साधु की बात सुनकर मन ही मन सोचने लगता है, मेरे पास तो इस टूटी झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है, और मैं इस बूढ़े साधु को कहाँ रखूंगा? कुछ देर सोचने के बाद मदन ने बूढ़े साधु से कहा, साधु महाराज, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इस टूटी हुई झोपड़ी में मात्र एक ही कमरा है, और उस कमरे में मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहता हूँ। अगर आपका मन हो तो आप हमारे साथ रात भर के लिए इस कमरे में रह सकती हैं। हाँ बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे रात भर के लिए आसरा चाहिए। बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने एक बूढ़े साधु की मदद की है। भगवान तुम्हारा भला करेगा। बूढ़े साधु महाराज जब घर के अंदर गए तो उसने अपने थैले को एक कोने में रख दिया और रामलाल के बेटे अमन से कहा, अरे बेटा, तुम अभी तक जाग रहे हो? तुम्हें भूख लगी है ना? आओ देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बूढ़े साधु महाराज ने अपनी थैले से थोड़े फल और अच्छे पकवान निकाले और अमन को दे दिया। अमन फल खाकर बहुत खुश हो गया और उसका पेट भी भर गया। तब वह जल्दी ही सो गया। काफी देर हो चुकी थी। सभी अपने अपने जगह पर सो गए थे। रात में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। पूरे गांव में अंधेरा छा गया था। सभी लोग घर में बंद हो गए थे। अगले दिन जब रामलाल अपने बिस्तर से सोकर उठा, तब उसने देखा कि साधु महाराज अपने बिस्तर में नहीं है। उनका थैला वैसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था। थैले में बहुत सारे पैसे थे। थैले को हाथ में लेकर रामलाल दौड़ते हुए, साधु महाराज,
को ढूंढने के लिए निकल जाता है। साधु महाराज गांव के बाहर निकल चुके थे और वह अपने रास्ते से जा रहा था। रामलाल दूर से ही साधु महाराज को आवाज देता है। अरे साधु महाराज, आपका थैला यहीं रह गया है। आप शायद भूल गए थे। रुकिए, अपना थैला तो लेते जाएं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और रामलाल के पास जाकर कहा, बेटा, ये पैसा मैंने किसी नेक इंसान के लिए जमा करके रखा था और तुम एक भले और ईमानदार इंसान हो। तुमने मुझ बूढ़े साधु को अपने घर में रहने दिया और मान सम्मान दिया। इससे मेरा दिल बहुत ही खुश है। इसलिए यह पैसा मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ दिया था। बेटा, तुम इस पैसे को किसी अच्छे काम में उपयोग करना। अगर तुम इस पैसे को अच्छे काम के लिए उपयोग करोगे तो यह पैसे दुगने होते जाएंगे। नए साल की पहली किरण मदन के लिए बहुत ही खुशियों भरी थी। मदन घर आकर यह सारी बातें अपने पत्नी को बताता है। आखिर बूढ़े साधु महाराज ने हमें इतने सारे पैसे क्यों दिए? जो भी हो, इस बुरी स्थिति में साधु महाराज ने आकर हमारी सहायता की है, इसीलिए वह हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। फिर रामलाल और उसकी पत्नी ने मिलकर यह फैसला किया कि इस पैसे से वह गांव में एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जिससे उनके घर में 2 वक्त का खाना आ सके और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गांव के बाजार में एक छोटी सी राशन की दुकान खोली। धीरे धीरे रामलाल की राशन की दुकान अच्छी खासी चलने लगी। गांव वाले धीरे धीरे मदन की दुकान से ही राशन खरीदने लगे। ऐसा ही कुछ समय बीत जाता है और रामलाल की आमदनी बढ़ती गई। गांव वाले भी रामलाल की मेहनत और ईमानदारी से खुश थे और उसे बहुत पसंद करते थे। सब कुछ अच्छा चलता रहा और कई महीने बीत गए। रामलाल की दुकान के बगल में एक और राशन की दुकान थी। उसे दुकान के मालिक का नाम सुमित था। सुमित को मदन की तरक्की देखकर बहुत जलन होती थी। वह ना हमेशा रामलाल का बुरा करने की सोचता रहता। सुनिए जी, हमारी दुकान बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। उस रामलाल ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर इस रामलाल में ऐसा क्या है जो सभी लोग इसी की दुकान पर जाते हैं? जब से उसने दुकान खोली है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। अब समय आ गया है कि उसे मजा खाया जाए। इस बार का वार ऐसा होना चाहिए कि वह दोबारा खड़ा होने की हिम्मत ना करें। तुम्हारी बात सही है सुनीता, मगर यह कैसे होगा? कोई रास्ता बताओ जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जनवरी का महीना है और ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सभी लोग अपने घरों में दुबक कर सो रहे होंगे। तुम चुपके से जाओ और उसकी दुकान जला दो। मिट्टी का तेल उसकी पूरी दुकान पर छिड़क देना ताकि उसकी दुकान जलकर राख हो जाए और कोई सबूत भी न मिले किसी को। अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, यह काम आसानी से हो जाएगा। मगर यह काम इतना आसान नहीं होगा। किसी ने देख लिया तो हमारी पूरी गांव में बेइज्जती हो जाएगी। डरने की जरूर नहीं है। रात गहरी होगी और अंधेरा अपना काम करेगा। यह मौका रामलाल को भिखारी बनाने का है। ठीक है सुनीता, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। आज रात मदन की दुकान जलाकर उसे उसकी औकात याद दिला दूंगा। अब उसका खेल खत्म। उसने मेरी नाक में दम करके रखा था, लेकिन अब उसका खेल खत्म। जनवरी का महीना था और कुहासे से भरी रात थी। सुमित आधी रात को रामलाल की दुकान की तरफ निकल पड़ता है और रामलाल की दुकान के पास जाकर उसमें आग लगा देता है और खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। ठंड अधिक होने के कारण गांव वाले खिड़की दरवाजे बंद करके सो रहे थे, इसलिए जलते हुए दुकान की लौ की आवाज भी उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई। दुकान में तेल घी आदि सामग्री होने के कारण दुकान रात भर जलती रही।
अगले दिन जब सुबह हुई तो रामलाल अपनी दुकान की तरफ निकल पड़ा। जब वह अपनी दुकान के पास पहुंच गया तो उसने देखा कि उसकी दुकान पूरी जलकर राख हो गई है। यह देखकर रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सारे सपने बिखर जाते हैं दुख और चिंता से भरा हुआ। मदन एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। वह मन ही मन सोचता है, हे भगवान, यह मेरे साथ क्या हो गया? मैंने कितने सपने देखे थे, वह सारे सपने बिखर गए। मैंने तो हमेशा सच और ईमानदारी की जिंदगी ही जी है, तो यह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमेशा मैंने अपनी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट देखे हैं और अब अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मैंने इतने जी जान से मेहनत करके इतने ग्राहक बनाए थे। लगता है मेरी किस्मत में मेरी मेहनत का फल मिलना नहीं लिखा है। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को एक खुशी भरा जीवन देना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। अब मैं करूं? मैंने इस दुकान से बहुत सारे सपने सजाए थे, सारे सपने टूट गए, बिखर गए। घर आकर रामलाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और चुपचाप चारपाई पर लेट जाता है। तब उसकी पत्नी सोचती है, आखिर हमारी दुकान में आग लगी कैसे? उसकी पत्नी यह जानने के लिए अपनी जलती हुई दुकान के पास जाती है। उस दुकान के बगल में ही सुमित का दुकान था। तभी सुनीता सुमित के पास जाती है। सुमित भैया, क्या आपको पता है कि इस दुकान में आग कैसे लगी? आपकी दुकान पास में ही है, इसलिए आपसे पूछ रही थी। मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऐसा नीच काम किया होगा मैं उससे पकड़ ही लूंगी। नहीं मीना बहन, इस बार ठंड अधिक पड़ रही है तो मैं दुकान जल्दी ही बंद करके घर चला जाता हूँ। पर हाँ, कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे कि रात में काम करने वाले लोग आसपास में अलाव जलाकर हाथ पर सेक रहे होंगे। उन्होंने अलाव को ऐसे ही जलता हुआ छोड़ दिया होगा, तभी इस दुकान में आग लग गई होगी। जैसा मैंने सुना था, मैंने आपको बता दिया, आप जाकर देख लो। मीना घर आती है और अपने पति को हिम्मत बांधते हुए कहती है, अजी, आप चिंता क्यों करते हो? हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। अभी हमारे दुख के दिन चल रहे हैं, तो ऐसा हमेशा थोड़े ना रहेगा। एक दिन हमारे सुख के दिन भी आएंगे और यह दुख के बादल भी छट जाएंगे। मगर मीना, हमें कुछ भी करने के लिए पैसों की जरूरत होगी। वह पैसे हम आखिर कहां से लाएंगे? बताओ, अब हमारा क्या होगा? एक आखिरी उम्मीद थी, पर वह चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक उपाय है। आप जाकर जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लो और मैं पता करती हूँ कि हमारी दुकान को कौन जलाया है। आखिर इतनी ठंड में दुकान में आग कैसे लगी? कुछ तो गड़बड़ है। हमारे पास वाले दुकान को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमारा ही दुकान क्यों जला? ठीक है मीना, मैं जाकर जमींदार से पैसे उधार लेकर फिर से कोई और काम करेंगे, ताकि भूखे पेट नहीं सोए। और अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, घर चलाने के लिए इतने पैसे काफी नहीं हैं। जो दुकान था अब वह भी नहीं रहा। हम लोग इस बार बहुत बुरे फंसे हैं। रामलाल जमींदार से पैसे लेने चला जाता है और मीना आपने जले हुए दुकान के पास चला जाता है। वहां जाकर वह इधर उधर चारों तरफ देखने लग जाती है। तभी उसे अपने दुकान के पास एक अंगूठी गिरी हुए दिखाई पड़ता है, जिससे देख वह हैरान हो जाती है। अंगूठी के पास कुछ और भी था, वहाँ मसाल भी वही रखा था। वह समझ जाती है कि यह काम किसी और का है, किसी ने उसकी दुकान जानबूझकर जलाई है। वह सोचने लग जाती है। वह इधर उधर देखती है। सुमित के दुकान पास में था। उससे थोड़ा शक होता है। उसके पास वह फिर जाती है और कहती है, सुमित भैया, आपने तो कहा था कि उस रात कुछ लोग अलाव जलाकर छोड़ दिए होंगे, तब जाकर आग लगी होगी। लेकिन सुमित भैया, हमारे दुकान के पास तो मसाल एक टुकड़ा मिला है और साथ कुछ और भी। कहीं आप इसके बारे में आपको कुछ पता तो नहीं है? सुमित भैया, गांव में सभी लोगों से पूछा, लेकिन आपका जवाब कुछ अलग है। अब मेरे पास पूरा सबूत आ चुका है। अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आप देख लीजिएगा, कुछ ही दिनों में वह जालिम सबके सामने चला आएगा। मेरा दुकान पास में है, तो इसका मतलब
ये नहीं कि मैंने ही आपका दुकान जलाया है। क्या पता उन लोगों की लापरवाही से दुकान में आग लगी हो। आप हमारे ऊपर खामखा ही शक कर रहे हो। बात रही उस मसाल की जो आपने देखकर सोचा हो कि ये किसी ने किया होगा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे क्यों जलूंगा? सब आपने अपने लिए कमाते हैं। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मीना को सुमित की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ सबूत देखकर उसकी मीना का मन नहीं बदलता है और वह अपने घर जाने लगती है और सोच रही थी कहीं ना कहीं सुमित भैया झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बात करते समय उसकी हाथ में एक अंगूठी नहीं थी और वह मसाल भी उसी के दुकान में मिलता है। इसका मतलब कि सुमित भैया झूठ बोल रहे हैं। कैसे भी करके मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। मीना, मैंने सेठ से कुछ पैसे उधार ले लिए हैं। अब इन पैसे से मैं बाजार में एक सब्जी का दुकान बना दूंगा, ताकि आपने अपने बच्चे को शहर भेजा है उससे कुछ पैसे दे सकूं, ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके और घर का कुछ राशन पानी चल सके। ठीक है जी, जिसने भी हमारे साथ ऐसा किया होगा वह एक न एक दिन हमारे नजरों के सामने चला ही आएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन लोग हमारे बारे में हमेशा बुरा सोचते हैं। हमारी छोटी सी दुकान थी, लोग उनको भी नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं जी, अब से मैं दूसरों के घर जाकर काम किया करूंगी, ताकि दिनों मिलकर पैसे कमाकर अपने बच्चों का भविष्य बना सके। सुनो भाग्यवान, अरे आज रामलाल की पत्नी मुझसे दुकान के बारे में पूछने आई थी। मैंने उससे उल्टा पुल्टा कहकर उससे दुकान से भगा दिया। पता नहीं उनको मुझ पे ही क्यों शक होता है। ये जी, आप जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसकी पत्नी होशियारी कर सकती है। क्या पता वो कहीं सच का पता न लगा ले। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब जो जाए उससे पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन रामलाल सब्जी का दुकान बना लेता है और फिर बाजार में बेचने चला जाता है। वही उसकी पत्नी एक धनी सेठ के घर काम पर चली जाती है। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करने लग जाते हैं। गांव में फिर से उनकी बातें फैलने लग जाती है, क्योंकि वो दोनों बहुत ईमानदार और नेक दिल आदमी थे। इसलिए लोग उसकी सराहना करते थे। दिन बीतने लगे, सब कुछ अब पहले की तरह होने लगा और वह दोनों मिलकर फिर से अपना दुकान बना लेते हैं। लोग फिर से उसी के दुकान से राशन खरीदने लग जाते हैं। सुमित यह सब देख उससे रहा नहीं जाता है। वह फिर कुछ करने की सोच लेता है, ताकि इस बार यह यहाँ कभी दुकान नहीं खोल सके, क्योंकि उसके दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। इस बार फिर से सुमित अपनी पत्नी के साथ मिलकर रामलाल की दुकान जलाने की फेर में था। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर रात की गहराई में निकल पड़ता है। रात इतनी काली थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह दोनों चुपचाप रामलाल की दुकान के तरफ बढ़ रहा था। ठंडी हवाएं ऐसे बह रही थी कि कुछ भी जमा दे। कुत्ते भौंक रहे थे। चंद की रोशनी भी उस रात फीकी पड़ गई थी। वह दोनों दुकान के पास पहुंच जाते हैं। वह दोनों को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। वह जल्दबाजी में रामलाल की दुकान समझकर अपनी ही दुकान को जलाकर वहां से चला जाता है। जब सुबह होती है तो सुमित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसलिए कहते हैं, बुरा काम का बुरा नतीजा। देखा जी, जिसने हमारी दुकान को जलाया था उस दुकान भी आपने आप ही जलकर राख हो गई। अब उससे पता चलेगा कि दूसरों को दुहक देता है, जब उसके साथ होता है तो तब कैसे लगता है। चलिए जी, अब आपने काम कर। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको उसी के हिसाब का फल मिलता है। अब यह लोग कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब इनको समझ आ गई।